हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के हारने और जो बाइडन के जीतने के साथ ही मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब नए हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल के मीडिया में कहा जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के हारी हुई हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो के साथ नियोम शहर में हुई खुफिया मीटिंग के दौरान इजराइल के साथ फौरी तौर पर ताल्लुकात नॉर्मल करने के फैसले को इसलिए टाल दिया है कि वो नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए यही काम उनकी हुकूमत में करेंगे। साथ ही एक खबर है कि अब भी सऊदी अरब के बादशाह सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के मामले पर इख्तलाफ मौजूद है। ये हकीकत सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल के ज़रिए संडे को बहरीन डायलॉग के दौरान इजराइल की सख्त नुक्ताचीनी किए जाने पर सामने आई है। सऊदी अरब के अंदर इजराइल के मामले में क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या होने के इम्कान हैं, जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि सऊदी अरब ने 20 जनवरी को अमेरिका में नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए देरी करने का इरादा किया हुआ है। ये अंदाज लगाया जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी इलेक्शन के रिजल्ट को देखते हुए खुद को इस समझौते से फिलहाल पीछे खींच लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सऊदी सलाहकारों के हवाले से लिखा है कि क्राउन प्रिंस अभी ये कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखते, जबकि इसी फैसले से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन से अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद मिल सकती है। रॉयटर्स का अंदाज़ा है कि जो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसा करके यानी इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने से अपने यहाँ के ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के मामलों से तवज्जो हटा सकता है। ये बात रॉयटर्स ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो के बीच हाल ही में नियोम शहर में खुफिया मीटिंग के बाद लिखी है। ये रिपोर्ट इजराइल के जेरूसलम पोस्ट अखबार के रिपोर्टर तोवा लाजारोफ ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लिखी है। आपको याद दिला दूं कि 28 और 29 नवंबर की दरमियानी रात को सऊदी शहर नियोम में हुई मीटिंग को खुफिया रखा गया था, लेकिन इजरायली मीडिया के ज़रिए अगले ही दिन बता दिया गया था। सऊदी अरब कई दिनों तक इससे इनकार करता रहा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नेतन्याहू और पोम्पियो ने इस खुफिया मीटिंग के दौरान सऊदी अरब की तरफ से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए कुछ यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मीटिंग बिना किसी नतीजे के ही ख़त्म हो गई। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि नियोम में होने वाली मीटिंग को सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात में नई कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। इसी साल सितंबर में सऊदी अरब ने इजराइल की उड़ानों के लिए अपने हवाई इलाके को खोलने पर रजामंदी जाहिर की थी। इस इजरायली अखबार के मुताबिक सऊदी अरब ईरान की तरफ से बढ़ते खतरे की वजह से खाड़ी के मुल्कों में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले मुमकिन मुल्कों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। साथ ही अखबार का कहना है कि नियोम में हुई इस मीटिंग से तेहरान को इलाके में मजबूत गठबंधन यानी अलायंस बनने का इशारा दिया गया है। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान खुफिया मीटिंग और ईरान में बड़े साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद संडे को एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या रूनुमा हुआ है। सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया महकमे के सरबराह प्रिंस तुर्की अल फैसल ने इजराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अल फैसल ने बहरीन सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस में इजराइल की सख्त नुक्ताचीनी की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर भी शरीक थे। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि इससे ये साफ हो गया है कि
इसराइल के अरब मुल्कों से ताल्लुकात के नॉर्मल करने का प्रोसेस आज़ाद फ़िलिस्तीन मुल्क के बने बग़ैर रुक सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मनामा डायलॉग में प्रिंस तुर्की अल फैसल के ज़रिए उम्मीद के ख़िलाफ़ सख्त लहजा इख्तियार करने पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के लिए मुश्किल हालात पैदा हो गए। ये इसलिए भी ज़रा मुश्किल था क्योंकि सितंबर में इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौतों पर दस्तखत हो चुके हैं और इन दो मुल्कों में इजराइलियों को वेलकम किया जा रहा है। इसके लिए सऊदी अरब की खामोश रजामंदी शामिल थी। सूडान ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। अभी ये कहना मुश्किल है कि प्रिंस तुर्की अल फैसल की तरफ से इजराइल की नुक्ताचीनी का क्या मकसद है। BBC के मुताबिक प्रिंस तुर्की अल फैसल ने अपनी बात शुरू करते हुए इजराइल की अमन पसंद और ऊंचे उसूलों वाले मुल्क की पहचान को पश्चिमी औपनिवेशिक ताकत यानी वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट फोर्स कहा और इसे कहीं ज़्यादा स्याह फ़िलिस्तीनी हकीकत बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने सिक्योरिटी की वजह बताते हुए बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनियों को कैद में रखा हुआ है, जहां बुज़ुर्ग, मर्द, औरतें बिना किसी इंसाफ के एक तरह से सड़ रहे हैं। इजरायली घरों को गिरा रहे हैं और जिसका चाहते हैं मर्डर कर देते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बग़ैर ऐलान के ज़ख़ीरे और इजरायली हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब को कमज़ोर करने की कोशिशों की भी मज़म्मत की। ये सब बहुत ही गैर मामूली था। सऊदी नुमाइंदे की तकरीर के फ़ौरन बाद इजराइल के फ़ॉरेन मिनिस्टर गैबी आशकेनाज़ी ने अपनी तकरीर में कहा कि मैं सऊदी नुमाइंदे के कमेंट्स पर अफसोस जाहिर करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि उनके नज़रियात मिडिल ईस्ट में हो रहे बदलाव को जाहिर करते हैं। आपको बता दूं कि प्रिंस तुर्की अल फैसल, जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा मुद्दत तक सऊदी खुफिया महकमे की सरबराही की है और अमेरिका और ब्रिटेन में एम्बेसडर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई हैं, ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों को अपने आज़ाद मुल्क हासिल करने में मदद करने के लिए किसी भी नॉर्मलाइजेशन यानी ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते की ज़रूरत है। इस तरह से इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात के लिए समझौते को उन्होंने जायज़ भी ठहरा दिया। इसी बीच इजराइल के हारेट्स अखबार का कहना है कि हालांकि प्रिंस तुर्की अल फैसल किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं है, लेकिन उनके रुख को बादशाह सलमान के करीबी के तौर पर देखा जाता है। इसके खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के ख़तरे का मुकाबला करने और सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के साथ खामोशी से जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। इजराइल का अखबार हारेट्स लिखता है कि सऊदी अरब जोर देकर कहता रहा है कि इसके और इजराइल के बीच नॉर्मल ताल्लुकात तभी हो सकते हैं जब इजराइल फ़िलिस्तीनी टकराव को ख़त्म करने के लिए दो देशों के समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन से मुताल्लिक एक परमानेंट अमन समझौता हो जाए। सऊदी अरब खुलकर अवामी तौर पर 2002 की अरब अमन पहल को सपोर्ट करता है, जो 1967 में इजराइल के ज़रिए कब्ज़ा किए गए फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में अलग फ़िलिस्तीन मुल्क के कायम होने की बात करता है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुफिया तरीके से सऊदी अरब के शहर नियोम में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने पहुंचे थे, तब इजराइल के एक और बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान के बीच मुलाकात एक अहम वाक़या है। ये इजराइल और सऊदी अरब के बीच गर्मजोशी के ताल्लुकात में एक और मील का पत्थर है और ईरानी हमलों के ख़िलाफ़ इस इलाके में इन दोनों मुल्कों के दरमियान दूरी ख़त्म करने वाला है। अखबार ने आगे लिखा था कि सऊदी अरब में आज़ाद मीडिया नहीं है, इजराइल में भी मीडिया पर फौजी सेंसर है जो अक्सर नेशनल सिक्योरिटी के मामलों की खबरों को छपने से मीडिया को रोक सकता है और वो ऐसा करता भी है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इस सफ़र का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नेतन्याहू और मोसाद चीफ योसी कोहन ने सऊदी शहर नियोम के लिए इजराइल से उड़ान भरी और नेतन्याहू और मोसाद के चीफ की तरफ से इस सफ़र को छुपाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई।
اس اسرائیلی اخبار نے آگے لکھا کہ اسرائیل نے اس ملاقات کی جانکاری عام کر کے جو بائیڈن کو خاص طور سے یہ میسج دیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ میں وہی کرنا چاہتے ہیں جو ٹرمپ کی سرپرستی میں ہو رہا تھا۔ اسرائیل سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے نتنیاہو نے جو بائیڈن سے اپیل کی تھی کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل میں دوبارہ شامل نہ ہوں۔ جیروسلم پوسٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب حال کے برسوں میں ایرانی حملوں کا نشانہ بنتا رہا ہے، اس لیے یقینی طور پر ایران اس خفیہ ملاقات کے ایجنڈے میں تھا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اس میٹنگ کے بعد ہی ایران کے نیوکلیئر سائنسداں محسن فخری زادے کا تہران میں قتل ہوا ہے، جس کے لیے ایران نے اسرائیل اور مجاہدین خلق ٹیررسٹ گروپ پر الزام لگایا ہے۔ اسی بیچ ایران کی فوج کے سینئر کمانڈر جنرل علی فدوی نے محسن فخری زادے کے مرڈر کی ڈیٹیل جانکاری پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فخری زادے کے ساتھ 11 سیکیورٹی گارڈز تھے اور وانٹ کا دھماکہ بھی سیکیورٹی فورسز کو راستے سے ہٹانے کے لیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کی جگہ پر کوئی شخص موجود نہیں تھا اور فخری زادے پر 13 گولیاں فائر ہوئیں جو ساری کی ساری وانٹ سے ہی فائر کی گئی تھیں، جبکہ باقی گولیاں گارڈز نے چلائی تھیں۔ آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کہ وانٹ ایک آٹومیٹک مشین گن کہی جاتی ہے جس پر اب سے پہلے دی گئی انفارمیشن کے مطابق اسرائیل کا بنا ہوا آٹومیٹک کٹ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی دوربین کے سامنے فخری زادے آئے، آٹومیٹک طریقے سے گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ جنرل فدوی کے مطابق وانٹ اسمارٹ سسٹم سے لیس تھی جو فخری زادے پر نشانہ سادھے ہوئے تھی اور اسے سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی گارڈز کی ٹیم کے ہیڈ کو بھی گولیاں لگیں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فخری زادے پر گرا دیا تھا اور زیادہ گولیاں لگنے سے وہ بھی مارا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے پر اپنی عوام کی طرف سے ہونے والے ممکنہ ریئیکشن سے بچنے کے لیے کتنے پیترے بدل رہی ہے اور کتنے انتظامات کر رہی ہے۔ پرنس ترکی الفیصل نے ایک طرف اسرائیل کی نکتہ چینی کی ہے، ساتھ ہی فلسطینیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان پر ہو رہے اسرائیلی ظلم کا بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ پرامن فلسطین بنانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے نارمل تعلقات کا سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی جس طرح سے اسرائیلی میڈیا نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ترکی الفیصل شاہ سلمان کا نظریہ پیش کرتے ہیں، یہ ظاہر کر دیا ہے کہ شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بیچ اسرائیل سے تعلقات کے معاملے میں اختلاف ہیں، لیکن جس طرح سے عرب ملکوں کو اسرائیل کے نزدیک لایا جا رہا ہے، اس سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ سب ملک ایران کی دشمنی میں اسرائیل کے نزدیک جا رہے ہیں، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ اسرائیل کے نزدیک ہوتے ہوئے یہ ملک خود کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔